गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 7 को। इससे पहले मैं 6 जो पार्ट्स हैं वो अपलोड कर चुका हूं और सब के सब जो पार्ट्स हैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ द एनसीईआरटी या अकॉर्डिंग टू दी सीबीएसई अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास में 10th मार्क्स के लिए आने वाला है, यानी 10 नंबर का ये चैप्टर होगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा जो चैप्टर है हिस्ट्री के सेक्शन से ही, दैट इज़ राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया या नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर 10-10 मार्क्स के हैं। उसी भी हाफ पे हम इन चैप्टर्स को बहुत डेप्थ में करेंगे ताकि जब भी आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठें तो एटलीस्ट आपको 10 में से आप 10 स्कोर कर पाएँ। और मैं अपने तरफ से ये आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप इन सब वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में आपके 10 में से 10 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। तो टुडे वी डिस्कस द 1830s periods of economic depressions, hunger, hardship and पॉपुलर रिवोल्ट इन यूरोप, यानी 1830 की जो आर्थिक मंदी थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ दूसरे सब पॉइंट्स को। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यानी 1830 का जो साल था वो यूरोप के लिए बहुत ही ख़राब साल था, बिकॉज इस साल यूरोप के अंदर जो आर्थिक मंदी आई वो शायद इससे पहले कभी नहीं आई। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increasing in populations all over Europe, यानी अगर हम 1950 तक की बात करें, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century की बात करें तो उसमें यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज़ होती है। और ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन डिमांड एंड सप्लाई या डिमांड एंड द प्रोडक्शन जो था उसका जो अनबैलेंस होता है, उसी के रीज़न बीइंग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो फूड प्राइस होता है, फूड ग्रेन का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वाज एन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यूरोपियन जितनी भी कंट्री थी लगभग हर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ चुकी थी, बेरोज़गारी बढ़ चुकी थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स, यानी गांव के लोगों ने, विलेज साइड के लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द सर्च ऑफ डेली वेजेस। और उन्होंने शहरों में रहना शुरू किया उन एरियाज़ में जहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, जहाँ स्लम्स था, और वो भी एक क्राउड के साथ, भीड़ भाड़ में। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद stiff competition from import of cheap machines made goods from England, where industrialization was more advanced than the continent. It means यूरोपियन इन कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे या स्मॉल जो बिजनेसमैन थे वो बहुत ही टफ कंपटीशन फेस कर रहे थे, बिकॉज एट दैट टाइम इंग्लैंड से बनी हुई जो या इंग्लैंड के अंदर मशीनों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें थी वो यहाँ आ रही थी, और इंग्लैंड की जो गुड्स थी वो काफ़ी चीप रेट पे थी। तो कहीं ना कहीं एट दैट टाइम जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनके सामने अपनी आजीविका का संकट था, तो उन्हें मजबूर होकर अपनी चीज़ों को लेस प्राइस पर बेचना पड़ा। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शंस विच वॉज कैरिड आउट मेनली ऑफ होम्स और स्मॉल वर्कर्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज। इट मीन्स कि या तो देखिए आपको अपना काम छोड़ के घर से बाहर निकलना था या फिर आपको अडॉप्ट करना था न्यू टाइप ऑफ मैकेनिज़्म। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए टेक्सटाइल प्रोडक्शन को या दूसरे एरियाज़ को, वहाँ भी हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। इट मीन्स कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ जहाँ अरिस्टोक्रेसी थी, जहाँ जहाँ कुलीन तंत्र था, वहाँ अब भी लोग अपने राइट्स का इंजॉय कर रहे थे और पीजेंट जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे
फ्यूडल ड्यूस के अंडर, या फिर जो एक तरीके की कानूनी जो बाध्यताएं थी, ऑब्लिगेशन जो थे, उनके अंडर। द राइज ऑफ द फूड प्राइस of years or bad harvest led to the widespread pauperisms, revolts by poor, unemployed, starving peoples in towns and country। यानी फूड प्राइस हाई होने की वजह से लोग जो बेसिक नीड की चीज़ें थी, खाने की जो वस्तुएं थी, उनको भी नहीं खरीद पाते थे। और यही रीज़न रहा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भूखमरी आमतौर पे देखी जाने लगी। गरीब लोग भूख से मर रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्री थी उनमें अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न बिंग, भूख के रीज़न बिंग, लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने होना शुरू कर दिया। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशंस ऑन फ्रांस, यानी इस आर्थिक मंदी का फ्रांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस में हम ये पढ़ने वाले हैं। इन 1848 फ्रांस आल्सो फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। It means during this time, in the time of 1848, France also faced the problem of food shortage as well as the widespread unemployment is there. It means फ्रांस में भी लोग बेरोज़गार होते हैं, फ्रांस में भी लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है। This brought the populations of Paris out on the roads। इन्हीं सब रीजन्स being जो पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो सड़कों पे आ जाती है, लोग सड़कों पे आकर अपने डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। इट मीन्स लोग सड़कों पे आ जाते हैं, सड़कों के ऊपर जो भी लुइस फिलिप को बचाने के लिए जो बैरिकेड्स लगाए गए होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है और लुइस फिलिप को मजबूर होकर भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, यानी वहाँ जो नेशनल असेंबली होती है वो एक घोषणा कर देती है कि अब उनका देश है वो एक रिपब्लिक होगा, एक गणराज्य होगा, और उसी के अकॉर्डिंग इट गारंटीड सफरेज टू ऑल अडल्ट्स मेल अबव 21 एंड गारंटीड राइट टू वर्क। यानी नेशनल असेंबली है वो रिपब्लिक की तो घोषणा करती है बट साथ के साथ लोगों को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड कराती है, यानी राइट टू वोट। ठीक है, जिनकी एज 21 साल हो चुकी है, इसके साथ साथ राइट टू वर्क का जो अधिकार है वो भी लोगों को दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेशनल वर्कशॉप वर सेटअप टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए क्या किया गया, बाय द नेशनल असेंबली बहुत सारी वर्कशॉप सेट की गई ताकि अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को क्या किया जाए, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार प्रदान किया जाए। रिवोल्ट इन दी सिलिशियंस villages in 1845, weavers in the Silesians had led and revolt against contractor who supplied them raw material। यानी 1845 के आसपास जो सिलेशियंस जो कंट्रीज़ थे या सिलेशियन जो एरिया था वहाँ के वीवर्स यानी बुनकर रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, किनके खिलाफ, अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो उनको जनरली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हु गेव ऑर्डर एंड सप्लाई रॉ मटेरियल टू दी वीवर्स, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ जब रिवोल्ट होती है तो वही जो लोग थे जो लोगों को ऑर्डर देते थे कि सामान कितना बनाना है, ठीक है, और इसके साथ साथ वही लोग वीवर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ वीवर्स हैं वो क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। अब कारण क्या रहा उसके पीछे, दे रिड्यूस द पेमेंट्स ऑफ द वीवर डिस्ट्रक्टली। इट मीन्स कि जो वीवर्स को जो पे किया जाता है उस पे को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द 1830। यानी इस आर्थिक मंदी के दौरान वीवर्स को जो पैसा दिया जाता है उसमें कटौती कर दी जाती है, और इसी कटौती के रीज़न बिंग जो वीवर्स हैं उनकी लाइफ या उनको डेली नीड उनको पूरा कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इवेंट्स ऑफ सिसिलियन विलेजेस डिस्क्राइब्ड बाय द जर्नलिस्ट बेलहम वॉल्फ, यानी एक जर्नलिस्ट थे बेलहम वॉल्फ, उनके द्वारा सिलिशिया जो एरिया था उसके अंदर जो रिवोल्ट होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है।
कॉटन वीविंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सिलेशियन रीजन। इट मीन्स इस एरिया के अंदर लोगों का मुख्य जो व्यवसाय होता है वो होता है बुनकर का काम या बुनने का काम। लगभग 18,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम, यानी लोगों की जो दशा होती है या लोगों को अगर हम देखें यहाँ पे व्यूवर्स को, तो वो काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं, बिकॉज जितना पैसा उन्हें मिलता है उससे उनकी रोज़ी रोटी, उनका काम नहीं चलता। द डिस्परेट नीड्स ऑफ जॉब हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इट मीन्स अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्टर की, तो जितनी उम्मीद की गई थी, जितना सोचा गया था, उससे भी ज़्यादा निराशा फैलाने वाला ये माहौल था और शायद इसी का कॉन्ट्रैक्टर ने फ़ायदा उठाया। कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर टू वीवर्स, यानी जिन कॉन्ट्रैक्टर ने वीवर्स को ऑर्डर दिया था गुड्स बनाने के लिए, उन्होंने उन गुड्स का प्राइस क्या कर दिया था, लेस कर दिया था, उनका प्राइस रिड्यूस कर दिया था। ऑन जून एट 2 p.m. large crowd of weavers emerged their homes, marched in Paris to the homes of their contractors and demands higher wages। यानी 4 जून को 2 बजे के आसपास जो वीवर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर वो मार्च करना शुरू करते हैं, यानी वो रैलीज निकालते हैं एक तरीके से, किसके अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके अगेंस्ट, और डिमांड करते हैं हाई वेजेस की, डिमांड करते हैं हाई सैलरीज की। Groups of weavers forced their way to the house of contractor and smashed its elegant window panes, furnitures and proclaims। It means देखिए, जो लोग, जो वीवर्स का ग्रुप है वो रिवोल्यूशन पे उतर आता है, रिवोल्ट करना शुरू कर देता है, और इसी रीज़न बिंग कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो शिष्टाचार है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर कॉन्ट्रैक्टर के हाउसेस की बात करें, उनकी विंडोज़ को तोड़ दिया जाता है, फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इवन तक कि जो पॉटरीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वीवर्स जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं और वायलेशन फैलाना शुरू कर देते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ वीवर्स ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्स ऑफ इट द सप्लाईज ऑफ क्लोथ विच दे टॉर टू शेड्स। इट मीन्स कि एक दूसरा ग्रुप जो वीवर्स का ही था, उन्होंने क्या किया, जो स्टोर हाउस थे उन पे कंट्रोल करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं जो क्लोथ की सप्लाई के लिए जो स्टोर हाउस के अंदर जो कपड़ा एक तरीके से स्टॉक किया गया था, उन सब को छीन लिया जाता है, उन सब को वहाँ से क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ड्यू टू फियर कॉन्ट्रैक्टर फ्ली विद देयर फैमिलीज टू नेबरहुड विलेजेस वर दे were refused to give shelters to such persons। इट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ नियर बाई के जो गांव होते हैं उनमें भाग जाते हैं, बट वहाँ भी उनको रिफ्यूज़ किया जाता है, उनको शेल्टर या उनको रहने की जगह नहीं दी जाती। कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न 24 hours later हैविंग रिकग्नाइज्ड द आर्मी, यानी 24 घंटे के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो वापस आते हैं, बट देखिए जो वापस आते हैं तब आर्मी उनकी सहायता करती है, और उसी रीज़न बिंग इन एक्सचेंज 11 वीवर्स वर शॉट। यानी जब वो आते हैं तो उसकी प्रोसेस के बाद क्या होता है कि लगभग 11 जो वीवर्स हैं उनको गोली मार दी जाती है बाय दी आर्मी, इस रेवोल्यूशन को क्रैश करने के लिए, इस रेवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वाज हैपनिंग इन जर्मन, Italy, Poland, Austria, Hungary, when Republic was found in France 1848। यानी what are the main feature of the 1848 revolutions in the area of Europe। क्या कुछ उसकी विशेषताएं थी, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और क्या महत्व था इस 1848 की रेवोल्यूशन का। Parallel to the revolt of the poor, unemployment and starving peasants and workers in many European countries in the year of 1848, revolutions led by the educated middle class were underway। It means कि जो 1848 की जो रेवोल्यूशन होती है, इसी के पैरेलल एक और रेवोल्यूशन चलती है जिसमें अनएम्प्लॉयड लोग, भूख से पीड़ित जो किसान थे या वर्कर थे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रेवोल्यूशन करते हैं, और
जिनको लीड करता है मिडिल क्लास या एक एजुकेटेड जो सोसाइटी है वो इन सब लोगों को लीड करती है। इन फरवरी 1848 इन फ्रांस had brought about abdictions or removals of the monarchs and republic based on universal male suffrage had been proclaimed. It means फरवरी 1848 को फ्रांस के अंदर जो मोनारिकल सिस्टम होता है, जो राजशाही होती है, उसको एब्डिक्ट कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे रिपब्लिकन जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाता है। और साथ ही साथ ये घोषणा की जाती है, ये डिक्लेयर किया जाता है कि नाउ ऑल मेल्स इंश्योर with the right to vote or the political rights. In other parts of the Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and the Austro-Hungary's empires, men and women of these countries who belongs to the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. यानी अभी तक की अगर बात करें, टिल टाइम की बात करें, तब तक कुछ कंट्रीज़ नेशन स्टेट नहीं बने थे, बट उसके बाद भी वहाँ के मेल और फीमेल्स के द्वारा कहीं ना कहीं अपने डिमांड्स को लेकर बात की गई, कहीं ना कहीं अपने डिमांड्स को लेकर उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की, संविधानवाद की बात की, और कहीं ना कहीं नेशनल यूनिफिकेशन की बात की गई उन लोगों के द्वारा। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the certain of the nation states on parliamentary principles. It means कि उन्होंने उस समय जो पॉपुलैरिटी थी, अपनी डिमांड्स की पॉपुलैरिटीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड को और ज़्यादा पॉपुलराइज करने की कोशिश की, और ज़्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश की। और इसी रीज़न बीइंग शायद जो क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट है या पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स है, उनकी भी डिमांड्स हुई। दोज प्रिंसिपल्स वर ए कॉन्स्टिट्यूशंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। यानी इसके साथ साथ जो दूसरे की प्रिंसिपल्स की डिमांड की गई, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात की गई कि उनके अपने संविधान होगा, उनका अपना रूल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता की बात की गई। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इट मीन्स मेक ग्रुप्स की बात की गई कि वो लोग अब ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इट इज़ द टाइम ऑफ 1830 टू 1848। और इसके साथ साथ हमने 1845 का भी कुछ टाइम को हमने पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे ही आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं फिर आप सब लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा। आप लोगों के लिए नोट्स प्लस आपके डाउट्स हैं वो हर दिन हम डिस्कस करेंगे हमारी लाइव क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।